अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, कैसे हैं आप लोग सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे, ठीक है, और घरों में अपने सेफ़ होंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करना है ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 10 इज़ ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म एंड कॉकरोच, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्लेनेरिया और हाइड्रा में एक्सक्रीशन पढ़ ली थी। आज के लेक्चर में हम लोगों ने अर्थवर्म एंड कॉकरोच को डिस्कस करना है, ठीक है। दीज आर इनवर्टिब्रेट्स। तो देखते हैं कि सबसे पहले अर्थवर्म के अंदर किस तरह से एक्सक्रीशन होती है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, आप लोगों को एक्सक्रीशन के प्रोसेस को समझने के लिए हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, और मैंने आपको बताया है साथ साथ, तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो अर्थवर्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट्स एंड यूरिया, ठीक है। ये 3 मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं अर्थवर्म के अंदर। उसके बाद ये सारे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं ये ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। इस वजह से अर्थवर्म की बॉडी को एक्चुअली में एक्सक्रीशन के लिए ब्लड को फ़िल्टर करना है ताकि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिमूव हो सकें। अब इसके ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए कि अर्थवर्म की बॉडी एक्चुअली में किस तरह से होती है। पहली बात तो ये कि अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। उसके अलावा बॉडी के ऊपर जो उसकी स्किन होती है ना, वो उसके ऊपर नमी नमी सी भी होती है, ठीक है। उसके ऊपर सिक्रीशंस होती रहती हैं। अब सबसे पहली बात कि हम लोगों ने जब प्लेनेरिया के बारे में पढ़ा था तो उसका सिस्टम था प्रोटोनेफ्रेडिया, और मैंने आपको उस लेक्चर में भी बताया था कि जो प्रोटो का वर्ड होता है वो होता है गैर वाजिया किसी चीज़ के लिए, तो वो इतना स्पेशलाइज्ड नहीं था। लेकिन अर्थवर्म के अंदर पूरा प्रॉपर सिस्टम है जो कि एक स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसका भी सिस्टम ट्यूबुलर, लेकिन हमने इस सिस्टम का नाम होता है मेटानेफ्रेडिया, ठीक है। इट्स मीन कि ये थोड़ा सा इवॉल्व हो गया है और ये थोड़ा बेहतर हो गया है, स्पेशलाइज्ड हो गया है, थोड़ी सी इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी भी आ गई है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो अर्थवर्म की बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, वो पूरी बॉडी ही सेगमेंटेड होती है, छोटे छोटे से सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और एक और बात कि पूरी बॉडी के अंदर सिलोमिक कैविटी होती है, ठीक है। सिलोमिक कैविटी के बारे में आप लोगों ने पहले भी फर्स्ट ईयर में डिटेल से इसको पढ़ा हुआ है। तो अर्थवर्म की बॉडी एक तो सेगमेंटेड होती है, दूसरा पूरी बॉडी के अंदर थ्रू आउट द बॉडी सिलोमिक कैविटी होती है, और उस सिलोमिक कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलोमिक फ्लूइड। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर वाटर, सॉल्ट्स, नाइट्रोजन, यूरिया वगैरह होते हैं वो उस सिलोमिक फ्लूइड के अंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उस सिलोमिक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड के अंदर होती है। इसका मतलब है कि जितने भी ये वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर वाटर, सॉल्ट्स और नाइट्रोजन वगैरह है वो सिलोमिक फ्लूइड के ज़रिए से रिमूव होंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के ज़रिए से रिमूव होगी, ठीक है। अब जो सिलोमिक कैविटी है उसके इर्द गिर्द ही ब्लड भी प्रेजेंट होता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जनरल बॉडी सरफेस के ज़रिए से रिमूव हो जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ठीक है। लेकिन जो बाकी के वेस्ट मटेरियल्स हैं वाटर, सॉल्ट्स और नाइट्रोजन, उनको रिमूव करने का एक तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं मेटानेफ्रेडिया के ज़रिए से, ट्यूबुलर सिस्टम के ज़रिए से वो बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। अब मेटानेफ्रेडिया क्या है? मेटानेफ्रेडिया इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ठीक है। अब मेटानेफ्रेडिया के डिफरेंट पूरा नेटवर्क है ट्यूब्स का, लेकिन उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। उसमें नेफ्रोस्टोम, ब्लैडर एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसमें, नेफ्रोस्टोम, ब्लैडर एंड कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स। अब होता क्या है कि नेफ्रोस्टोम जो होता है आप कह लें कि ये एक सुराख सा होता है, ठीक है, ओपन पोर होता है। ये क्या करता है, अब ये जो सारा बेटा सिस्टम होता है ना मेटानेफ्रेडिया का, ये उस सिलोमिक फ्लूइड के अंदर होता है, समझ आई। मतलब ये आप कह लें कि ये सारी ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो सिलोमिक फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड होती हैं, ठीक है, उसके अंदर धंसी हुई होती हैं। तो उसमें से क्या होता है कि उसका जो पार्ट है नेफ्रोस्टोम वो क्या करता है कि उस फ्लूइड में से सारे जो वेस्ट हैं उसको वो रिसीव कर लेते हैं, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो एंड वाला पार्ट है वहाँ तक लेके जाता है, और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बॉडी से उसको एक्सक्रीट कर देती हैं, ठीक है। अब होता क्या है बेटा कि जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वो रीअब्जॉर्प्शन का काम भी करती हैं। जब वहाँ पे वेस्ट जाता है तो वो रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल का जब एक्सक्रीशन हो रही होती है तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं वेस्ट भी होते हैं, जो कि वेस्ट नहीं होते, वो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो दोबारा बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो डेंजरस होते हैं, पॉइजनस वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो बॉडी से
एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ देर के लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर किया जाता है ताकि रीअब्जॉर्प्शन हो सके और जो बाकी के डेंजरस और पॉइजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉडी से रिलीज़ कर दिया जाए। इस मेथड के ज़रिए से वाटर एंड सॉल्ट्स की एक्सक्रीशन होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अच्छा, ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, पूरा मेटानेफ्रेडिया का। अब आप देखें बेटा कि ये 3 सेगमेंट्स दिखाए हुए हैं कि ऊपर देखें, ऊपर अर्थवर्म की पूरी बॉडी दिखाई, उसके अंदर वो छोटा सा पार्ट उन्होंने सेक्शन दिखाया हुआ है कि किस तरह से ये सेगमेंट्स होते हैं। अब देखिए हर सेगमेंट के अंदर अपना मेटानेफ्रेडिया का सिस्टम है, समझ आई मेरी बात की। तो जो इर्द गिर्द उसके देखें फैला हुआ है वो है सिलोम, ठीक है, और ये जो नीचे रेड है ये सारा है कैपिलरी नेटवर्क। अब कंपोनेंट्स ऑफ मेटानेफ्रेडिया इसमें क्या है, इंटरनल ओपनिंग देखें, हर एक के अंदर वही इंटरनल ओपनिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रोस्टोम। उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो ब्लू ट्यूब्यूल्स हैं इनको हम लोग कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद ये जो बड़ी सारी ब्लू ट्यूब्यूल है एंड जहाँ पे हो रही है उसको ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। और एक जहाँ से अब वेस्ट प्रोडक्ट्स बिल्कुल बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए वो देखें नीचे, सबसे नीचे पोर दिया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग, ठीक है। अब इसमें आप ये देख सकते हैं, ये ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये सारे पार्ट्स हैं जो कि अब जो सिलोम है, सिलोमिक फ्लूइड वहाँ पे प्रेजेंट होगा, वहाँ से इस जो स्टोम दिया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल ओपनिंग, ठीक है, उसके ज़रिए से वो अपने अंदर लेगा और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स तक लेके जाएगा जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगी और फिर एक्सटर्नल ओपनिंग के ज़रिए से वो बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। तो ये था अर्थवर्म के अंदर एक्सक्रीशन का सिस्टम। नेक्स्ट जो हम लोगों ने कॉकरोच के अंदर पढ़नी है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन और जो कॉकरोच के अंदर होती है वो बाकी ऑर्गेनिज्म से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कॉकरोच का है वो आपस में रिलेट करता है। वो किस तरह से, आप लोगों को पता है कि कॉकरोच के पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। तो ये जो तीनों पार्ट्स होते हैं ये डाइजेशन में भी काम करते हैं, ठीक है, और हाइंड गट के अंदर पूरा का पूरा कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। सेकेंड थिंग ये कि इम्पॉर्टेंट थिंग कि कॉकरोच के अंदर ब्लड नहीं होता, ठीक है, ब्लड की जगह पे वहाँ पे हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है जो कि फ्लूइड होता है, ठीक है। और सेकेंड थिंग ये कि जो कॉकरोच होता है उसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब ये है कि उसके अंदर कोई कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर ये होता है कि कैपिलरीज के अंदर ही ब्लड की मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। लेकिन जो कॉकरोच है उसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कैपिलरीज का नेटवर्क नहीं होता, ठीक है, इसलिए ओपनली जो ब्लड है उसका फ्लो होता है, ठीक है। अब हीमोलिम्फ क्या होता है, हीमोलिम्फ पूरी बॉडी के अंदर ये भरा हुआ होता है, सारे ऑर्गन्स के सराउंडिंग में होता है हीमोलिम्फ। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन द हाइंड गट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइंड गट के अंदर इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट है कॉकरोच के अंदर वो है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, दीज आर येलो कलर्ड ट्यूब्यूल्स, और ये मेन कंपोनेंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का इन कॉकरोच, समझ आई। अब क्या होता है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट होता है वो लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होता है, जो मैंने आपको बताया हीमोलिम्फ, जो कि पूरे ऑर्गन्स को सराउंड किया होता है, समझ आई, ठीक है। वो वहाँ से क्या होता है कि लिम्फ से वेस्ट मटेरियल जो है वो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की तरफ जाता है, फिर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं कि वो हाइंड गट का पार्ट होती हैं, ठीक है, वो इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। उसके बाद रेक्टम के अंदर हाइंड गट, ये सारी चीज़ें हाइंड गट के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन हो गई, उसके अलावा रेक्टम हो गया। पहले क्या होता है, लिम्फ से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में जाते हैं, फिर उसके बाद वो इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद रेक्टम में जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि रेक्टम के अंदर जब जाते हैं ना तो वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है सॉल्ट्स एंड वाटर की, ठीक है, क्योंकि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। अगर वो ज़्यादा बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए एक लिमिट से तो फिर नुकसान हो सकता है, इस वजह से जो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। अब आप बेटा एक और चीज़ देखते जाएं कि जैसे जैसे हम कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़ी अच्छी अडॉप्टेशन है कि जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं वो उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है और जो पॉइजनस वेस्ट मटीरियल है वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे एक एडॉप्टेशन है कॉकरोच के अंदर कि कॉकरोच के अंदर जो
एक्सक्रीशन है वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होती है एनस के ज़रिए से, ठीक है। रेक्टम के बाद एनस आता है तो उससे बॉडी से ये रिमूव हो जाते हैं। Cockroach are highly advanced organisms because of the reabsorption and their excretory products is in the solid form because water is reabsorbed in the process of reabsorption। अब होता क्या है कि जितने भी हमने पहले ऑर्गेनिजम्स पढ़े उसमें आपने देखा होगा कि जो एक्सक्रीशन है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हो रही होती है, लेकिन कॉकरोच वो पहला ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में इसकी एक्सक्रीशन होती है। क्यों एक्सक्रीशन सॉलिड फॉर्म में होती है? क्योंकि जब हमने पढ़ा कि हाइंड गट के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होती है तो उसके अंदर जो मच ऑफ वाटर होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है ताकि वो बॉडी को उसकी ज़रूरियात पूरी कर सके। बाकी पीछे सॉलिड मटेरियल ही रह जाता है जो कि एनस के ज़रिए से रिमूव हो जाता है। रीएब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन दी फॉर्म ऑफ सॉलिड होना, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म को एडवांस बनाने में, ठीक है, कॉकरोच को। ओके, ये उसका सिस्टम है और इसके अंदर स्टेप्स बाय स्टेप आपको बड़ी अच्छी डायग्राम के ज़रिए से एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि सॉल्ट्स और जो यूरिक एसिड होते हैं ये ट्यूब्यूल के अंदर चले जाते हैं फ्रॉम द हीमोलिम्फ, ठीक है। उसके बाद वाटर भी चला जाता है, ठीक है, ल्यूमेन के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। फिर क्या होता है कि सॉल्ट्स और जो वाटर होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं हाइंड गट से। हाइंड गट के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होती है और वापस हीमोलिम्फ के अंदर जो है वो मूव कर जाते हैं। उसके बाद एनस के ज़रिए से वेस्ट और जो फेसेस होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। वेस्ट आर एक्सक्रीटेड विद फेसेस थ्रू द एनस, ठीक है। ये दिखाई हुई ये सारी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, इंटेस्टाइन है, तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। एक और ये बड़ी अच्छी डायग्राम है, ठीक है, इसके अंदर पोर्शंस आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ऊपर देखें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, फिर रेक्टम है, ठीक है, सॉल्ट्स एंड वाटर, उसके बाद फेसिस के ज़रिए से जो है वो एक्सक्रीशन हो रही है। मिड गट है, एनस दिखाया गया है, रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी दिखाया है। देखें बेटा, रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के साथ लिखा हुआ है, वहाँ पे एरो लगा हुआ है ना, तो वो जो पार्ट है वो हाइंड गट का पार्ट होता है, इस वजह से रीअब्जॉर्प्शन वहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो प्रिपेयर इट वेल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।